Yeah, what today I have for you? Today I will cover some terms related to literary terms, and it will be my 10th lecture on literary terms. Let me share open whiteboard. या और आज की क्लास में जो मुझे कवर करना है एक टर्म है जो बड़ा फेमस है जिसका नाम है एटमॉस्फियर। कि एटमॉस्फियर से क्या मतलब होता है या व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फियर, तो उसको लेकर के मुझे बात करनी है। सबसे पहले तो आई हैव टू गो विद व्हाट आई हैव टू गो विद अ वर्ड that is atmosphere, but before taking atmosphere I have to go with the word archaism। ये चीज पूछा जा चुका है, there is a word archaism। मैं नोट करता आपको बताता चलो, आप इसे नोट करते चलिएगा। ARCHAISM, आर्केइज्म कई बार पूछा जा चुका है। आर्केइज्म, इसका सबसे पहला जो डिफिनेशन या पॉइंट होगा, द लिटरेरी यूज ऑफ वर्ड्स, LITERARY, the literary use of words and expressions and expressions the literary use of words and expressions that have become obsolete, that have become obsolete, that have become obsolete, that have become obsolete, common speech of an era, in the common speech, SPEEC, speech of an era। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है आउटडेटेड, हिंदी मीनिंग का है आउटडेटेड और irrelevant words, VANT, outdated or irrelevant words। इफ यू गो विद दीज पॉइंट्स, अगर आप इन सारे पॉइंट्स को लेंगे या अगर आप इन सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे तो देर आर 2 or 3 सिग्निफिकेंट पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड। 2 या 3 सिग्निफिकेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, मैं सबसे पहले इस डिफिनीशन को समझा दूं, फिर उसके बाद मैं आपको करता हूं। सबसे पहले मैं फिर से, मैंने जिस शब्द को लिया उस शब्द का नाम है आर्केइज्म। आर्केइज्म का मतलब जब भी किसी शब्द के लास्ट में इज्म आता है उसका प्रोनाउंसिएशन इज्म करना, इज्म नहीं करना है। जैसे हम मॉडर्निज्म कहते हैं, मॉडर्निज्म नहीं, मॉडर्निज्म, रोमांटिसिज्म, नियो क्लासिसिज्म। इसका मतलब जो इज्म आया हुआ है यह क्या है, यह आपका सफिक्स है। जब भी किसी भी शब्द के लास्ट में इज्म जुड़ेगा तो उसको हिंदी में वाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाद। और उस वाद का मतलब होता है कि एक नई आइडियोलॉजी, एक नई ढंग की प्रैक्टिस। तो इज्म का मतलब ये होता है कि प्रैक्टिसिंग और बिलीविंग इन अ पार्टिकुलर आइडियोलॉजी, किसी भी एक दूसरी तरह की आइडियोलॉजी को प्रैक्टिस करना या उसमें विश्वास करना। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे, एक पॉइंट ये आ रहा है कि द लिटरेरी यूज ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, द लिटरेरी यूज ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, दिस इज अनदर सिग्निफिकेंट पॉइंट। अगर आप देखिएगा कि आर्केइज्म जो है क्या है, वह लिटरेरी यूज है। कैसे, किस तरह के वर्ड का यूज किया जा रहा है? द लिटरेरी यूज ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, किसी भी शब्द का साहित्यिक यूज या उसकी अभिव्यक्ति का साहित्यिक यूज। द लिटरेरी यूज ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस that have become obsolete,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट हैव बिकम ऑब्सोलीट, कहाँ पर ऑब्सोलीट? इन द कॉमन स्पीच, इन द कॉमन स्पीच। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही है कि किसी भी ऐसे शब्द का या किसी भी ऐसे एक्सप्रेशन का यूज जो अब की क्या हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है, इररेलेवेंट हो चुका है, जो अब यूज में है नहीं, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? आर्केइक वर्ड कहा जाता है, और उसकी प्रैक्टिस आर्केइज्म कही जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक दूसरा चीज लिखा, आउटडेटेड। आउटडेटेड आर इररेलेवेंट वर्ड्स, आउटडेटेड आर इररेलेवेंट वर्ड्स, वे शब्द जो कि अब यूज में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं सीधे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दूं, अगर आप याद होगा पहले जो है हम क्या वर्ड यूज करते थे? टेपर, TAPER, किसके लिए? टेपर फॉर कैंडल, CANDLE, किसके लिए यूज किया जाता था? टेपर, टेपर वर्ड किसके लिए? कैंडल के लिए। क्या आज आपने कहीं पे देखा है या कहीं पे डू यू फाइंड द वर्ड टेपर फॉर कैंडल? यू ओनली फाइंड द वर्ड कैंडल, यू ओनली फाइंड वर्ड कैंडल। कंफर्म रहा? तो इस तरह के जो आउटडेटेड वर्ड्स हो चुके हैं उसको जो है हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं कि ये, या अगर मैं अपनी भाषा में बात करूं, हो सकता है कि आप लोग जो है उस शब्द को सुने हो या ना सुने हो। पूर्वांचल साइड में जब आप जाएंगे तो पूर्वांचल साइड में एक वर्ड, जैसे एक वर्ड हिंदी में होता है धूप, मैं हिंदी में ही लिख रहा हूँ, बाय द वे एक वर्ड होता है हिंदी में धूप। इसी शब्द को ग्रामीण एरिया में, या पहले हमने सुना अपनी नानी से दादी के मुंह से, वो कहती थी घाम निकली कि नहीं, गा का नहीं बल्कि घा बनाना, आई एम मिसिंग कि घा कैसे बनेगा? घा। तो ये जो वर्ड घाम, अगर ये वर्ड वो वर्ड यूज किया जाता तो धूप की जगह घाम। अब अगर आप इसको देखेंगे तो क्या आप किसी के मुंह से घाम सुनते हैं? या कभी कभार मैंने एक वर्ड जो लोकल आप डायलेक्ट हो सकता है कह सकते हैं कि जैसे पहले वर्ड यूज किया जाता था, हम लोग बृहस्पतिवार कहते हैं, लेकिन कुछ लोग वहीं पर ही आपको देखने को मिले, वो कहेंगे बीफे। तो ये ऐसे शब्द हैं या जो चीजें हैं जो कि आज की टर्मिनोलॉजी जो हमारी है उसमें उसका कोई जगह नहीं है। तो इस तरह की चीजों की प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं? इस तरह की चीजों की प्रैक्टिस को ये चीज रखा जाता है। और इसका ज्यादातर यूज जो है खासकर मिडिल एज में किया गया था, जो द मिडिल एजेस था उसमें इसका ज्यादातर यूज किया गया था। तो इसे मैं पहले तो इरेज कर दूं, और ये मैंने ऐसे ही लिखा है। इरेज करने के बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट है, उस पर मैं पहले चलूंगा। जैसे टेपर तो आप लिख लीजिए, टेपर फॉर कैंडल। लेकिन अगर कोई और बात करता है कि इसका यूज कब किया गया है, तो ज्यादातर इस तरह के जो शब्द है, इट वाज यूज्ड इन द मिडिल एजेस। जो मिडिल एजेस में जो चौसर के वर्क है, या आप कह सकते हैं कि बाद में फेरी क्वीन में भी देखने को मिलता है, वहां पर भी इन सब का यूज किया गया है। और जो मिडिल एजेस में जो शिवैलरिक रोमांस वाले वर्ड थे उसमें भी है, और जो आपका जो है ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबिल है उसमें इसका यूज किया गया है। तो दीज थिंग्स वी फाइंड, तो ऐसा उसमें कुछ वो नहीं है कि हम बहुत ज्यादा उसको लेकर के परेशान हो या चीजों को करें। ओड ऑन ग्रेसियन अर्न में भी ब्रीड वर्ड आया हुआ है, उसमें भी इसका वर्ड यूज किया गया। तो दीज आर द पॉइंट्स। तो मुझे जहां तक लगता है कि आप इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे एक और शब्द आ रहा है मॉर्निंग, मॉर्निंग को कहीं कहीं पे मॉर्न वर्ड यूज किया जाता है, MORN। तो जो मॉर्न है, ये अब वो चीजें नहीं रह गई है। मॉर्न कोई नहीं, हर जगह यू फाइंड मॉर्निंग, इवनिंग। अब इवनिंग को ऑन द ईव ऑफ, मतलब इवनिंग, इवनिंग तो है ही, लेकिन ईव शब्द यूज किया जाता है, लेकिन वो जो ईव शब्द यूज किया जाता है कि अ डे बिफोर, उस इवनिंग की शाम को या उस दिन से पहले की शाम को जो घटना रही हो। तो व्हाट आई वांट टू से कि बहुत इसमें लंबा चीजें नहीं करना, लेकिन हमें जरूर ध्यान में रखना है कि आखिर इसका क्या वर्ड, इसका क्या मतलब होता है। तो इस वर्ड का जो मतलब है या जो चीजें हैं
उसका यही है कि आई हैव टेकन आर्केइज्म, और इसका मतलब है कि लिटरेरी यूज ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, द लिटरेरी यूज ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन दैट हैव बिकम ऑब्सोलीट, जो ऑब्सोलीट हो चुका है, इररिलेवेंट हो चुका है इन द कॉमन स्पीच ऑफ एन इरा, आउटडेटेड और irrelevant वर्ड्स, जो आउटडेटेड या irrelevant वर्ड्स हैं उसको लेकर के। एग्जाम्पल, टेप ऑफ अ कैंडल, इट वाज यूज्ड इन द मिडिल एजेस, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। तो मैं जानना ही चाहता हूँ कि क्या ये चीज क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर, क्लियर है। नाउ जस्ट गोइंग टू टेक एन अदर वर्ड, और ये जो अब जो वर्ड लेने जा रहे हैं ये आपके यहाँ बहुत ज्यादा तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन इससे कभी कभार एक आध टेक्स्ट पूछ लिया जाता है, और उस टर्म का नाम है आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म। ARCHETYPAL, आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म, आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म। ये जो आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म है, बस आपको ये चीज ध्यान में रखना है इसमें कि इस तरह के क्रिटिसिज्म में एक दो क्रिटिक का नाम, उनकी टेक्स्ट का नाम, और इसमें किया क्या जाता है, क्योंकि क्रिटिसिज्म आपके यहाँ का हिस्सा नहीं है। तो इफ आई टॉक अबाउट आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म, तो ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जो टर्म आर्क टाइप है, यह क्या करता है, इट सबसे पहला, इसकी द टर्म आर्केटाइप टाइप डिनोट्स डिनोट्स recurrent narrative, recurrent narrative, recurrent narrative, recurrent narrative, ना कि narrative, recurrent narrative designs, designs patterns of action, patterns of action, character types, character types, comma, themes and images, themes and images, themes and images which are identifiable, identifiable, which are identifiable in a wide variety of works of literature, in a wide variety of works of literature, of works of literature, works of literature, in a wide variety of works of literature, literature, comma, as well as in myths, myths, comma, dreams and even social ritual, dreams and even social ritual.
ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हम आपको ये बता रहे हैं कि हाँ इसमें चीजें रही है और कहाँ से चीजें रही हैं। जस्ट आई वांट टू टेल यू कि हमने जो टर्म लिया है वो कौन सा टर्म है, आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म हमने लिया है। आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म में क्या बता रहा है, द टर्म आर्केटाइप। देखिए ये शब्द अगर क्लियर हो गया कि आर्केटाइप क्या होता है। द टर्म आर्केटाइप डिनोट्स का मतलब होता है इशारा करता है या इट रिफर्स टू, या इसके लिए स्टैंड होता है, या ये चीज जो है क्या करता है कि इसकी डिनोट्स का मतलब समथिंग कि इट गिव्स यू क्लू, या आपको कुछ सिग्नल देता है या प्रकट करता है। हिंदी में क्या प्रकट करता है आर्केटाइप, रिकरेंट नैरेटिव, कि हमेशा आर्केटाइप में कोई ना कोई कहानी बताई जाएगी, रिकरेंट नैरेटिव होगा। रिकरेंट का मतलब होता है कि जो मतलब उस पार्टिकुलर चीज को दोबारा जो पहले से घटित हो चुका है उसी पैटर्न पर कुछ नए ढंग की कहानी बताई जाएगी। जैसे अगर महाभारत कहानी घटित हो चुकी है, रामायण कहानी घटित हो चुकी है, या वो घटनाएं हो चुकी है, तो उसी पैटर्न पर अगर कोई या उसी का पात्र लेकर के अगर कोई आधुनिक युग में कोई दूसरी तरह की कहानी को लिखता है तो उसको जो है स्टडी करने का जो तरीका होगा वह क्या होगा, आर्केटाइप होगा। अब इसमें क्या किया जाता है, लेकिन वह जो कहानी जो नैरेटिव होगा उस नैरेटिव को जो डिजाइन किया जाएगा उसको ध्यान में रखा जाएगा, उसका पैटर्न क्या है, उसका एक्शन क्या है। नैरेटिव, डिजाइन्स, पैटर्न्स ऑफ एक्शन और साथ ही साथ कैरेक्टर, ये सारी चीजें रहेंगी। टाइप्स क्या है, थीम्स क्या है, किस तरह की इमेजेस ली गई है, विच आर आइडेंटिफिएबल, जितनी बातें बताई गई क्या हम उसे पहचान रहे हैं। इन अ वाइड वैरायटी ऑफ वर्क्स ऑफ लिटरेचर, पूरे लिटरेचर में ये सब चीजें देखी जाती है। और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज एज वेल एज इन मिथ्स, और साथ ही साथ उसके मिथ्स को भी देखा जाता है। मिथ जो वर्ड है यह इंडिकेट करता है कि किंवदंतियां, हिंदी में वर्ड होता है मिथ, किंवदंतियां, किंवदंतियां, या आप कह सकते हैं कि कहावतें, या आप कह सकते हैं ऐसी कहानियां जिस पर विश्वास ना किया जाए, जो काल्पनिक कैरेक्टर होते हैं, काल्पनिक घटनाएं होती हैं, जिसका कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं होता है, उस स्टोरीज को, उस कैरेक्टर को मिथ कहा जाता है, और उस स्टोरीज को जो है, सॉरी, कैरेक्टर को माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स कहा जाता है, बाकी उस घटना को, उस चीज को मिथ कहा जाता है। और इसके अलावा ड्रीम्स, जो हमारे ख्वाब होते हैं उसको हम देखते हैं, और इवन समाज में जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, धार्मिक संस्कार जो हमारे हैं, उन सबको देखते हैं। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू हियर व्हाट, अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू टू आर थ्री सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, दो या तीन सिग्निफिकेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। वो जो दो या तीन सिग्निफिकेंट पॉइंट है उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आर्केटाइप जो वर्ड है यह एक ऐसी नैरेटिव के लिए यूज किया जाता है, ऐसी कहानी के लिए यूज किया जाता है जिसमें मिथ का यूज होता है, जिसमें ड्रीम्स का यूज होता है, जिसमें सोशल रिचुअल्स का यूज होता है, और उसमें जो भी कैरेक्टर होते हैं, जो भी घटना होती है, जो भी पात्र होते हैं। मैं फिर से इसको जो है आपको करूँ, आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म ये हमने लिया, हमने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, आर्केटाइप, या किसको डिनोट करता है, रिकरेंट नैरेटिव को। और वह जो रिकरेंट नैरेटिव डिजाइन है कि हम जो है पास्ट में घटित हुई घटना, पास्ट में घटित हुए जो काल्पनिक कैरेक्टर्स हैं, आखिर उनको लेकर के अगर कोई कहानी बुनी गई है तो हम उसकी कैसे स्टडी कर रहे हैं। एक मैं एग्जांपल अगर आपसे मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ कि ही इज अ मॉडर्न दुर्योधन, एक समझने के लिए अगर ऐसे ही मैं आपसे शेयर करूं, अगर आप किसी को ये कहते हैं ही इज अ मॉडर्न दुर्योधन, वह आधुनिक दुर्योधन है, आप ये बताइए क्या ये जो सेंटेंस है इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि आर्केटाइप ही है। क्यों आर्केटाइप है, जो दुर्योधन कैरेक्टर है वह एक क्लासिक कैरेक्टर है, और वह कैरेक्टर कहाँ के थे, महाभारत के थे। अब अगर हमें ही को समझना, आज के आदमी को समझना है, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा हु वाज दुर्योधन, व्हाट वाज द नेचर ऑफ दुर्योधन। और इसको समझने के लिए हमें उस समय के समाज में जाना पड़ेगा जिस समय के समाज में दुर्योधन ने जन्म लिया था, महाभारत काल में, और उन पूरे घटना को समझना पड़ेगा, पूरे पात्र को समझना पड़ेगा। तो जो आर्केटाइप जो कैरेक्टर्स है या आर्केटाइप जो क्रिटिसिज्म है, वह एक ऐसी प्रैक्टिस में विश्वास करता है कि जो चीजें आज हम बता रहे हैं ये चीजें बहुत पहले घटित हो चुकी है।
और जो चीजें हम बता रहे हैं इसका स्टडी किसमें होगा, इन द लाइट ऑफ पास्ट होगा। पास्ट में जो कैरेक्टर्स है, जो एक्शन है, जो रिचुअल्स है, जो मिथ है, वो सब चीजें जाकर के हम उसकी स्टडी करते हैं। ये पार्टिकुलर चीज रहा है। इसमें साइकोलॉजी का भी योगदान रहा है और भी चीजों का। तो उसमें बहुत चीजें नहीं है, लेकिन जहां तक बात है कि आखिर हमें क्या क्या और चीजें इसमें ध्यान में रखना है, तो कुछ किताबों के नाम है जो मेरा मेन पर्पस था कि मैं उसको कराऊं। एक तो किताब है जिसका नाम है जेम्स जी फ्रेजर का द गोल्डन बफ बुक। जेम्स जी फ्रेजर, FRAZER, द गोल्डन बफ। द गोल्डन बफ। इसके अलावा अगर आपको याद होगा कि साइकोलॉजिस्ट हैं, उन साइकोलॉजिस्ट का नाम था फ्रायड और यूंग। वो तो अपनी तरफ अपनी जगह है। और एक है क्रिटिक, मॉड बॉटकिंस। मॉड बॉटकिंस, MAUD, मॉड बॉटकिंस, BODKINS, एपोस्ट्रॉफी। इनकी किताब का नाम है आर्केटाइपल पैटर्न्स इन पोइट्री। आर्केटाइपल पैटर्न्स इन पोइट्री, 18 सॉरी 1934 में ये किताब आई। तो ये दो बुक्स का नाम आपको ध्यान में रखना है, प्लस जो मैंने आपसे ये शेयर किया कि आर्केटाइप क्या है। हम ये नहीं कहते कि ये आपके आपके टर्म, एक टर्म आपके का हिस्सा नहीं है, बट मेरी अपनी नजर में इतना तो आपको कम से कम पता होना चाहिए कि अगर कभी कोई ये पूछता है कि आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म क्या है, तो आप ये बता सकते हैं कि आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म इज अ रिकरेंट नैरेटिव इन विच एक्शंस, थीम्स, कैरेक्टर्स, सिचुएशंस are presented in this way कि they are going to be studied in the light of mythological characters, सोशल रिचुअल्स, या जितनी भी बातें बताई गई है। मैं फिर से दोबारा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि पूरे वर्क को, लिटरेचर के किसी भी वर्क को जब मिथ के माध्यम से समझा जाता है, ड्रीम्स के माध्यम से समझा जाता है, सोशल रिचुअल्स के माध्यम से समझा जाता है, तो इस स्टडी को क्या कहा जाता है, इस स्टडी को आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म कहा जाता है। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसे ये बात ना समझ में आई हो? ये एक काफी बड़ा है टॉपिक जो है, लेकिन मैंने केवल ऐसे ही शब्द लिए हुए कि आपको एक नजर में हल्का सा पता हो जाए। एनीवन जिसे कोई डाउट हो? नो सर। ओके। मैंने जो शब्द लिया है, क्या लिया है, आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म। और ये आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म मैंने क्या कहा, द टर्म आर्केटाइप डिनोट्स, यह डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है, या इशारा करता है, किस चीज को डिनोट या इशारा करता है, द टर्म आर्केटाइप डिनोट्स रिकरेंट नैरेटिव। व्हाट डू यू मीन बाय रिकरेंट नैरेटिव, कि हाउ आर वी गोइंग टू नैरेट द थिंग, हाउ आर वी गोइंग टू प्रेजेंट द थिंग, हम चीजों को कैसे प्रेजेंट करते हैं, और हम पास्ट की या घटना को, पास्ट के कैरेक्टर को कैसे डिजाइन कर रहे हैं, उसका क्या पैटर्न तैयार कर रहे हैं, पैटर्न ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह के कैरेक्टर्स ले रहे हैं। मतलब नैरेटिव एलिमेंट, डिजाइनिंग, पैटर्न और एक्शन, कैरेक्टर्स जो हम ले रहे हैं, और जो उसका थीम हम है, जो हम उसमें इमेजेस का यूज कर रहे हैं, विच आर आइडेंटिफिएबल, जिनको हम जानते हैं, पहचान सकते हैं, इन अ वाइड वैरायटी ऑफ वर्क, पूरे वर्क में ऑफ लिटरेचर, एज वेल एज उसमें साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं, उसके उसी के साथ एक हम मिथ का भी यूज देखते हैं, ड्रीम्स का भी यूज देखते हैं, सोशल रिचुअल्स का भी यूज देखते हैं।
तो ये सब जो भी चीजें होती है वो किसका हिस्सा होता है, आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म का हिस्सा होता है। नाउ अगर आप बहुत इसको स्टडी नहीं भी करते तब भी आपका चल जाएगा, लेकिन इतना शब्द आप सुन रहिएगा। नाउ गोइंग टू टेक द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, एक चीज ये बताया था कि मॉड बॉटकिन की किताब BODKINS आर्केटाइपल पैटर्न इन पोइट्री, जेम्स जी फ्रेजर का द गोल्डन बक, ये दो किताबें हैं जो आपको नाम पता होना चाहिए। नाउ गोइंग टू टेक द नेक्स्ट वर्ड एंड दैट इज द एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर बहुत इंपॉर्टेंट है। PHERE एटमॉस्फियर। अगर आप एटमॉस्फियर को देखेंगे, दो लाइन का डिफिनीशन है, बस हमें उसी को ही समझना है। देखिए, एक तो आपको ये समझना है पहला कि एटमॉस्फियर के लिए एन अल्टरनेटिव, ALTERNATIV एन अल्टरनेटिव वर्ड, WORD फॉर एटमॉस्फियर इज मूड। एटमॉस्फियर का एक अल्टरनेटिव वर्ड जो होता है वो क्या होता है, मूड होता है। एंड इन फ्रेंच, FRENCH, एंड इन फ्रेंच एम्बियंस, AMBIANCE। फ्रेंच में इसी को क्या कहा जाता है, एम्बियंस कहा जाता है। तो रिमेंबर टू अ थ्री सिग्निफिकेंट पॉइंट, दो या तीन पॉइंट को अगर आप रिमेंबर करें या उसको लें तो वो चीजें आपके फेवर में आएंगी। एक तो सबसे पहला चीज कि इंग्लिश में ही आपका जो एटमॉस्फियर शब्द है उसका अल्टरनेटिव वर्ड मूड है, लेकिन फ्रेंच में इसको क्या कहा जाता है, एम्बियंस कहा जाता है। तो ये आपके रटने की चीज है, इसमें कोई कैलकुलेशन या कोई स्टोरी हम नहीं बता सकते हैं या किसी तरह का और नहीं, बस आपको रट लेना है और उसमें कुछ भी नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि आखिर इसका डिफिनीशन क्या है, अगर कोई पूछता है तो हम उसको कैसे जो है समझाएंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है। ये इसका दूसरा पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फियर, PHERE, एटमॉस्फियर is the emotional tone, is the emotional tone, EMOTIONAL, emotional tone. Atmosphere is the emotional tone pervading a section, pervading a section, VADING, pervading a section, pervading a section or the whole of a literary work, or the whole of a literary work. Literary work which fosters in the reader, which fosters, FORSTER, which fosters in the reader, which fosters in the reader expectations as to the course of events, expectations as to the course of events, course of events, EVENTS, as to the course of events, whether happy or terrifying or disastrous, whether
happy or terrifying or disastrous. Or disastrous. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये दूसरा जो पॉइंट था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इसका एक एग्जांपल आपको दूं कि जो शेक्सपियर का वर्क है, खास करके जो उनका ट्रेजिडी है, उसमें वर्ड आता है कि ट्रेजिक एटमॉस्फियर। जो उनका कॉमेडी है उसमें वर्ड आता है कॉमिक एटमॉस्फियर। तो आपको देखिए वहां पे वर्ड एटमॉस्फियर जुड़ा हुआ है। लेकिन आपको ये चीज खुद समझना पड़ेगा कि एक उसका डिफिनेशन क्या हो सकता है, एम एच एब्राम्स क्या कहते हैं, क्या चीजें हैं। मैं तीसरा एक एग्जांपल उन्हीं की लाइन को मैं बताना चाहूंगा, एम एच एब्राम्स की, जो शेक्सपियर से उन्होंने लिया है। शेक्सपियर, SHAKESPER, शेक्सपियर establishes, ESTABLISHES, शेक्सपियर establishes the tense and fearful, the tense, TENS, the tense and fearful atmosphere atmosphere at the beginning of Hamlet. At the beginning of Hamlet, BEGINNING, at the beginning of Hamlet, HAMLET, at the beginning of Hamlet, by the terse and nervous dialogue, nervous dialogue of the sentinels, as they anticipate a reappearance of the ghost, as they anticipate, CIP, hello, as they anticipate the reappearance. This is A, or सर सेंटिनेल से कि क्या है सर? sentinels, 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 as they anticipate a reappearance of the ghost, of the ghost। ऐसे ही किसी में भी अगर आप कॉलेज का क्रिस्टेबल पोयम है, हार्डी का द रिटर्न ऑफ द नेटिव है, उन सब में जो है देखा जा सकता है इस तरह की चीजें। एग्जाम्पल, हार्डीज हार्डीज द रिटर्न ऑफ द नेटिव, द रिटर्न ऑफ द नेटिव एंड पॉलिश क्रिस्टेबल। द रिटर्न ऑफ द नेटिव जो है ये 1878 में आया है। चूंकि डेट मेरे सामने है इसलिए मैं इसको डेट को लिखवा दे रहा हूँ। ये सब पीजीटी वालों को पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, द रिटर्न ऑफ द नेटिव एंड पॉलिश क्रिस्टेबल, CHRISTABEL, CHRISTABEL, Christabel. It came in 1816.
मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर हो गया। मैं फिर से इसको लेकर के आपको बता दूं जहां से मैंने इसे शुरू किया है शब्द को। जो अभी टॉपिक लिया गया उस टॉपिक का नाम है एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर का एक अल्टरनेटिव जो वर्ड है, एटमॉस्फियर का एन अल्टरनेटिव वर्ड फॉर एटमॉस्फियर इज, एक क्वेश्चन बनेगा, उसका अल्टरनेटिव नेम क्या है? इंग्लिश में मूड, फ्रेंच में उसको क्या कहा जाता है? एम्बियांस, AMBIANC, इसको फ्रेंच में एम्बियांस कहा जाता है। इसके लिए कोई मैंने बताया कि यू हैव ओनली टू लर्न, देयर इज नो फार्मूला या देयर इज नो नथिंग की विच आई कैन शेयर विद यू स्टोरी। अब जो स्टोरी की बात चली सेकेंड पॉइंट से, एटमॉस्फियर इज द इमोशनल टोन। एक चीज ये ध्यान में रखिएगा, ये शब्द भूलिएगा नहीं। हाउ डू यू कम टू नो अबाउट एटमॉस्फियर? एटमॉस्फियर इज द इमोशनल टोन। जो एटमॉस्फियर है यह किसी भी राइटर का आप कह सकते हैं कि भावनात्मक टोन होता है उसका। परवेडिंग, जो परवेड करता, फैला हुआ होता, बिखरा हुआ होता, कहाँ पे? अ सेक्शन, या तो छोटे से हिस्से में, आर द होल ऑफ लिटरेरी वर्क, या तो ये पूरे लिटरेरी वर्क में देखने को मिलेगा, या तो उस लिटरेरी वर्क के किसी एक छोटे से सेक्शन में मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, जब आप जो है मैकबेथ पढ़ते हैं और मैकबेथ में जब ओपनिंग सीन होता है और आप वहां पर जो है वर्ड सुनते हैं, हर्ली बर्ली इज डन व्हेन यू से कि क्या नाम है, आप कह सकते हैं कि थंडरिंग एंड लाइटिंग, तो वो जो एटमॉस्फियर है वह टेरिफाइंग एटमॉस्फियर है। वह एक ऐसा एटमॉस्फियर है जहाँ पे डिसमेइंग एटमॉस्फियर आप कह सकते हैं। या वॉर का जो एटमॉस्फियर होता है वह भी, जब जो वुंडेड सर्जेंट रिपोर्ट करता है लेटेस्ट सिचुएशन ऑफ द वॉर एंड शेयर्स विद किंग डंकन, तो वॉर का जो सिचुएशन बताता है कि जो है दोनों बहादुर सैनिक, या आप कह सकते हैं सेनापति बैंको और मैकबेथ ने अपनी तलवार का यूज करके दुश्मनों के सर काट दिए, गले काट दिए। तो इस तरह का जब एक इमोशनल टोन वहां पे चलता है तो ये पता चलता है कि हम किधर जा रहे हैं। अगर वॉर है तो ट्रेजिक एटमॉस्फियर होगा, टेरिफाइंग एटमॉस्फियर होगा। गोश्त चूंकि हमारे जीवन का नॉर्मल हिस्सा नहीं है, वहां पर भी इसी तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है। वट एवर वी से, हम जो भी बातें करते हैं, वेदर वी टॉक अबाउट गोश्त, वेदर वी टॉक अबाउट यू कैन से कि आप वॉर को लेकर के बात करते हैं, या कोई ऐसा टेंस एटमॉस्फियर सिचुएशन क्रिएट होता है, या इफ द पीपल रेजेस सम स्लोगन, अगर लोग कभी जो है स्लोगन कुछ ऐसा वो करते हैं, वो बोलते हैं, कोई नारा वगैरह लगाते हैं, तो वहां का टोन पता चल जाता है कि ये चीजें हैं। तो एटमॉस्फियर जो है यह क्या है? इमोशनल टोन है जो कि किसी लिटरेरी वर्क के एक हिस्से में या पूरे लिटरेचर में देखने को मिलेगा। विच फॉस्टर इन द रीडर, जो रीडर में जन्म देता, फॉस्टरिंग करता, किस चीज का फॉस्टरिंग करता है? रीडर एक्सपेक्टेशन एज टू द कोर्स ऑफ इवेंट्स, रीडर उम्मीद करता है कि अब एक घटना घटित होने वाली है। अगर टेरिफाइंग होगा, अगर वॉर लाइक एटमॉस्फियर होगा, तो वहां का जो एक्शन होगा वह ट्रेजिक होगा, वहां पे बैटल होगा, वहां पे एनमिटी होगी, वहां पे हॉस्टिलिटी होगा। तो रीडर खुद टोन से या एटमॉस्फियर से पता लगाने लगता है कि ये चीजें घटित होने वाली है। विच फॉस्टर इन द रीडर एक्सपेक्टेशंस एज टू द कोर्स ऑफ इवेंट्स वेदर हैप्पी और टेरिफाइंग। उसी टोन से पता चल जाएगा कि यह जो है हैप्पी है, टेरिफाइंग है, या डिजास्टरस है। आप मुझे एक चीज बताइए, इफ यू इफ यू सी मूवी शोले, तो शोले मूवी में एक सीन होती है जिसमें उस सहगल करके कोई थे, उन्होंने एक किरदार निभाया था कि वो एक कैरेक्टर, एक मुस्लिम कैरेक्टर है, नमाज पढ़ करके आते हैं तो डाकुओं ने उनके बच्चे की हत्या कर दी है, गांव में सन्नाटा पसरा है और उनको दिखाई नहीं पड़ता है। तो वो आकर के एक डायलॉग केवल बोलते हैं और वो कहते हैं, अरे इतना सन्नाटा क्यों है? तो वो जो सन्नाटा शब्द है और जो वहाँ का पिक्चराइजेशन है या जिस तरह से पिक्चर को शूट किया गया है, वो डायलॉग उस समय इतना ज्यादा अपील करता है दिमाग पर, दिल पर, कि वो लगता है कि टेरिफाइंग सिचुएशन है। ही डजेंट नो व्हाट हैपेंड विद हिज सन, ही डजेंट नो, उनका बेटा था या जो कुछ भी रहा हो। एक सिचुएशन मैंने आपको ये बताया जो कि क्या है, टेरिफाइंग है। और
उनको भी एहसास होता है, इवन ही डजंट सी, लेकिन उनको लगता है कि इतना सन्नाटा है तो कुछ गड़बड़ है। उनको भी एक्शन का पता चलने लगता है, शायद कुछ गलत हो गया है। दूसरा चीज अगर आप देखेंगे कि जब जो है शोले मूवी में गब्बर छूट करके जेल से जाता है और ठाकुर अपने घर की वापसी करते हैं, संजीव कुमार, तो वहां पर आप एक देखेंगे कि संजीव कुमार से पहले ही आपका जो है गब्बर सिंह उनके गांव पहुंच जाता है, लेकिन उनके गांव का जो मंजर है बड़ा खुशनुमा अभी है। क्या है, जितनी बहुएं हैं या जो उनकी बेटी है, वो सब के सब खुशी है में है। कोई शिकार कर रहा है, कोई अपने फादर के आने की तैयारी में, होली का वो समय था, कोई उनके आने की तैयारी में खुशियां मनाने रहा था। तो शुरू में वहां जो एटमॉस्फेयर दिखाया जाता है, वह एटमॉस्फेयर क्या दिखाया जाता है कि गांव में खुशी है। लेकिन उसी के पैरेलल एक सीन दिखाई जाती है कि गब्बर अपने घोड़े से पूरे लश्कर के साथ जाता है। तो दूसरा सीन ये भी दिखाया जाता है कि जब जैसे ही गब्बर गांव के नजदीक पहुंचता है या जाता है, वैसे वैसे रीडर के या स्पेक्टेटर के या देखने वाले के दिमाग में ये भी आता है कि अब कुछ गांव में गलत होगा। और गलत क्या होगा, आप ये देखते हैं कि उनके बच्चों का कत्ल होता है, गांव के और लोगों का कत्ल होता है, जो छोटे बच्चे रहते हैं उनका मर्डर कर दिया जाता है, बाद में ठाकुर का भी हाथ काट दिया जाता है। तो दीज थिंग्स यू फाइंड कि दो सीन एक साथ चल रही है। एक सीन तो जो खुशी वाली है वो आपको तुरंत दिखाया जा रहा है, वो गांव में और ठाकुर का परिवार उसके माध्यम से खुशियां शेयर की गई है, हैप्पी एटमॉस्फेयर रहा है। लेकिन उसी बीच में एक चीज और आ रहा है कि ट्रेजिक एक्शन जगह लेने वाला है, जो ट्रेजिक एक्शन जगह लेने वाला है वह क्या हो रहा है, वह अभी दूर है, लेकिन वो घोड़े पे सवार ठाकुर, उनका लश्कर, वो उसके रूप में आ रहा है। देन वो क्या होता है, वो करता है, लेकिन एक ही समय में चंद सेकंड में कैसे हैप्पी अनहैप्पी में तब्दील हो जाता है, कॉमिक ट्रेजिक में तब्दील हो जाता है, वो चीजें आप देख सकते हैं। तो जो कोई मूवी बनती है, ऐसा नहीं कि पूरी मूवी में केवल ट्रेजिक है, केवल कॉमिक है। हो सकता है कि कोई सीन कॉमिक हो सकता है कोई सीन ट्रेजिक हो सकता है कि पूरा का पूरा जो है आपका मूवी जो है केवल कॉमिक बना हो। बहुत सारा मूवी ऐसा है। अगर आप वेलकम देखेंगे, वेलकम जो है उसमें कभी कभार तो लगता है बड़ा टेरिफाइंग कुछ सिचुएशन है, लेकिन फिर भी उसमें हंसी आती है। खास करके कब चीजें देखने को मिलती है, जब वो अनिल कपूर मजनू का रोल करते हैं और हर समय बंदूक निकाल करके वो खड़े रहते हैं, लेकिन और जो नाना पाटेकर हैं उनको रोकते हैं। तो वी कम टू नो दीज थिंग्स। तो आई थिंक कि यू फाइंड, और फिर मैंने बताया कि जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर इस्टेब्लिशेस द टेंस एंड फियरफुल। शेक्सपियर जो है टेंस और फियरफुल एटमॉस्फियर को इस्टेब्लिश करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ हैमलेट, हैमलेट के शुरू में, बाय द टर्स एंड नर्वस डायलॉग, कुछ टर्स और नर्वस डायलॉग ऑफ द सेंटिनल एज दे एंटीसिपेट अ रीअपियरेंस ऑफ गोस्ट। क्योंकि उनको किसका वो रीअपियरेंस ऑफ गोस्ट। तो ये जो होता है यह एक टेरिफाइंग एटमॉस्फियर डालता है। ऐसे ही हार्डी का जो वर्क है द रिटर्न ऑफ द नेटिव है, जो 1817 में आया, कॉलेज का पोएम क्रिस्टेबल है 1816 में आया, उसमें भी इस तरह के जो है चीजों को शामिल किया गया है। तो आई थिंक यू गॉट इट। सुजीत कुमार भाई, डॉक्टर एस के यादव, राघवेंद्र जी, आप में से कोई भी, प्रज्ञा जी, डिड यू गेट इट? किसी को कोई प्रॉब्लम? Yeah, okay. Just give me quick response because I always wait to get your response. No, sir. Okay, okay. Now just taking another important word, एक और बहुत important word है, आपको ये समझना है कि what is the difference between author and authorship, दोनों में अंतर क्या होता है। एक वर्ड है author, और यहाँ पे आपको मैंने पहले बता दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है। वो कौन सा चीज था कि फ्रेंच में एम्बियंस और इंग्लिश में मूड, दोनों एटमॉस्फेयर के लिए आता है। देखिए आथर के लिए जो डिफिनीशन है वो क्या है, वन हु, बस एक शब्द यही और डिफाइन कर रहे हैं बिल्कुल, वन हु क्रिएट्स
creates a piece of literature, Piece, a piece of literature, one who creates a piece of literature by their intellectual and imaginative part. बाई देयर ना यूज करके हिज करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल आथर की बात करें। बाई हिज इंटेलेक्चुअल, INTELLECTUAL, इंटेलेक्चुअल एंड इमेजिनेटिव पार्ट। एंड इमेजिनेटिव पार्ट purposefully create, purposefully, purposefully create from their experience, from their experience and reading a literary work, literary work is distinctively their own, which is distinctively their own, their own। हम्म, ये चीजें देखिए मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ। मैंने आपको ये बताया कि अभी जो मैंने शब्द लिया है वो वर्ड आथर है। आथर कौन होता है? वन हु क्रिएट, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा पर्सन जो क्रिएट करता। क्या क्रिएट करता है? अ पीस ऑफ लिटरेचर, कोई भी वह साहित्य का। साहित्य का मतलब ये नहीं होता कि केवल जो इंग्लिश लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं यही साहित्य है। दुनिया में कोई भी चीज, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कोई भी किताब जो लिखी जाती है, कोई भी चीज जो टाइप की जाती है, कोई भी चीज जो प्रिंट की जाती है, चाहे मैंने बार बार बताया, चाहे फिजिक्स का हिस्सा होगा, चाहे केमिस्ट्री का हिस्सा होगा, चाहे हिस्ट्री का हिस्सा होगा, चाहे ज्योग्राफी का हिस्सा होगा, दुनिया में हर वो चीज जो लिखी जाती है, चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म में हो, चाहे वो जो है मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में हैंड रिटिन हो, उन सबको लिटरेचर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लिटरेचर दो तरह से होता है, लिटरेचर ऑफ नॉलेज और लिटरेचर ऑफ पार। हम लोग जिसे पढ़ते हैं लिटरेचर ऑफ पार है। साइंस के लोग जो पढ़ते हैं वो लिटरेचर ऑफ नॉलेज है, उसमें फैक्ट होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, लेकिन दुनिया की हर चीज लिटरेचर होती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया पीस ऑफ लिटरेचर। कोई भी इंसान किसी भी डिसिप्लिन का, किसी भी सब्जेक्ट का अगर वह कुछ लिखता है, कैसे लिखता है? जो भी लिखेगा उसमें अपनी इंटेलेक्चुअल का यूज करेगा, बौद्धिक क्षमता का यूज करेगा, अपनी इमेजिनेशन, कल्पनाशीलता का यूज करेगा, इमेजिनेटिव पार्ट्स का यूज करेगा, और पर्पसफुली क्रिएट फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस। और वह क्या करता है? अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीजों को क्रिएट करता है। एंड रीडिंग अ लिटरेरी वर्क, और एक लिटरेरी वर्क को वह रीड करता है, विच इज डिस्टिंक्टिवली देयर ओन, जो कि उसका खुद का अपना है। तो वही चीज उसका, वही पर्सन आथर कहा जाएगा। आथर ये नहीं होगा कि जैसे हमने किसी की हमने किसी की कॉपी उतार लिया या कुछ कर लिया तो हम आथर नहीं होंगे, हम आथर नहीं होंगे। बल्कि आथर कौन होता है? आथर वह होता है जो पर्पसफुली काम करता है। इतना ठीक है? तो इतना सारा चीज है। और आथरशिप जो होता है वो क्या होता है कि आथरशिप, आथरशिप आपका क्या हो जाएगा? ये आप जानते हैं कि नाउन है, नाउन का हिस्सा हो जाता है। तो आथरशिप कोई अलग से चीज नहीं, बल्कि यह उस आथर का एट्रीब्यूट्स है। ATTRIBUTES, अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट। एक आथर में जो उसकी क्वालिटीज होती है वह क्या हो जाता है? वह आथरशिप में हो जाता है, द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। बस इतना ही छोटा सा। आथरशिप मीन्स उसके अंदर का जो खासियत है, उसके अंदर का जो क्वालिटी है,
या जो उसका सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है वह ऑथरशिप है। आई थिंक यू गॉट इट एंड जस्ट कंक्लूडिंग हियर। सर हाँ जी, बोलिए सर बोलिए ऑथर मैडम। फिर से बता दीजिए। ऑथरशिप का यस ऑथरशिप का सर। मतलब होता है सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, उस ऑथर में जो भी क्वालिटीज मौजूद है उसके लिखने की, उसके पढ़ने की, उसके नरेशन की, वह चीज क्या कहा जाता है, ऑथरशिप कहा जाता है, अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट। ओके सर, थैंक यू। So we will meet in the evening, either 5 or you can say कि 7 PM। दो मैं मैसेज कर दूंगा जैसे ही उसका होगा, तो एक मैं शाम को भी डील कर दूंगा, जो दोनों फाइल भेजे हुए थे उसको शाम को मैं डिस्कस करूंगा। किसी को और कुछ कहना है? अगर कोई किसी को कुछ कहना होगा, यू कैन सेंड मी या ड्रॉप मैसेज इंडिविजुअल।